तो चलिए आज बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? स्प्रिंकलर के बारे में पहले देखें। स्प्रिंकलर मेथड्स, ये मेथड बस लिखेंगे, मेथड्स नहीं लिखेंगे, एक ही सिंगल पीस है। तो स्प्रिंकलर मेथड के बारे में बात करेंगे। ये स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताया था स्प्रिंकलर मेथड में क्या, जब पौधे के ऊपर में हम लोग पानी देंगे एज अ रेन ड्रॉप, तो इसको क्या कहेंगे? स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन कहेंगे। ठीक है, तो जनरली आप लोग कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर मेथड तो देखे ही होंगे। ठीक है, अब उसमें सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग एक जगह पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में सबसे पहले चाहिए हम लोगों को वाटर। क्या चाहिए? वाटर चाहिए, पानी चाहिए। बिना पानी के हम लोग सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलिए मेरे पास कोई सिंचाई के सोर्सेस के रूप में कोई वेल है। क्या है? कोई वेल है। ध्यान से समझते चलिएगा, एक कहानी के तौर पर समझ लीजिए। जैसे कहानी के तौर पर समझेंगे ना, फिर उससे सारे क्वेश्चन फिर इससे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। ये हमारे पास कोई कुआं आ गया, ठीक है, सिंचाई के रूप में कोई हमारे पास वेल था। अब इस वेल पर क्या करना होगा? हम लोगों को मोटर लगाना होगा। क्या करना होगा? मोटर। क्योंकि मैं इसको क्या बोला था? प्रेशराइज मेथड बोला था। ठीक है, प्रेशर को हम लोग लगाना है, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा। या मोटर, या इसको मैं पंप भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? पंप। तो याद रखेंगे हमारे पास पानी को ऊपर उठाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के पंप होते हैं, अलग अलग प्रकार के पंप पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे सबमर्सिबल पंप होता है। ठीक है, तो सबमर्सिबल पंप को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। अगर आप लोग सबमर्सिबल पंप देखे होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि पंप अगर देखे होंगे तो वहां पर एक नीचे पर छोटा सा पंखा लगा होता है, और वो पंखा क्या करता है? गोल 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 घूमता है, जिसके कारण लगातार हम लोगों को पानी मिल रहा होता है। ऐसे ही देखे होंगे ना आप लोग, पानी कभी भी वहां पर रुकता नहीं है। मोटर जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो हम लोग को लगातार स्पीड से पानी मिल रहा होता है, कभी भर पानी नहीं रुकता है। तो ऐसे पंप जहां पर बिल्कुल भी पानी स्पीड कम नहीं होता है, बंद नहीं होता है, उसी पंप का उपयोग करना है। क्योंकि हमको क्या मेंटेन करना है? यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करना है। पानी बंद होकर के फिर चालू, बंद होकर के फिर चालू, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास लगातार पानी का आगमन होना चाहिए। तो लगातार पानी का आगमन होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। कहां पर? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। दूसरा नंबर का जो पंप होता है, तो आप लोग पंप बता रहा हूं। दूसरा नंबर का जो पंप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल पंप। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल पंप। तो रेसिप्रोकल पंप आप लोग देखे होंगे, नल देखे होंगे, हैंड पंप। ठीक है, तो हैंड पंप में क्या देखेंगे आप लोग? एक बार पंप चलाते हैं तो जैसे पंप हम लोग नीचे धक्का देते हैं, तो जब हमारा वायसर जो है नीचे जाता है, तो वायसर के दबने के कारण पानी क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है। तो एक बार पानी बाहर आएगा, उसके बाद जैसे ही पंप हम लोग क्या करेंगे? फिर से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब हमारा क्या होगा? वायसर ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो नीचे जो खाली स्पेस था उस स्पेस पर फिर क्या होगा? पानी भरेगा। उसके बाद फिर जब हम लोग नीचे करेंगे क्या होगा? हम लोगों को मिल रहा होगा पानी। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल मोशन बोलते हैं। ऊपर नीचे होता रहेगा, हमारा पंप ऊपर नीचे होगा, जिसके कारण हम लोगों को पानी मिल रहा होगा। इसको बोलेंगे क्या हम लोग? रेसिप्रोकल पंप। तो दो प्रकार का पंप हो गया हमारे पास। तो जो हैंड पंप लगा रहता है उसमें कैसा पंप लगा रहेगा? समझ लेना, रेसिप्रोकल। तो वहां पर तो पानी कट कट करके आ रहा होता है ना, नल में आप लोग देखे होंगे कि पानी क्या होता है? कट कट करके आता है। तो वो रेसिप्रोकल पंप का उपयोग नहीं करना है। किसका उपयोग करना है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तीसरा नंबर का पंप यहाँ पर पूछा जाता है, आपके ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे, उसको बोलते हैं गियर टाइप का। क्या बोलते हैं? गियर टाइप का पंप बोलते हैं। तो ये गियर टाइप का पंप का कहां पर उपयोग किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर जो रहता है हमारे पास, तो ट्रैक्टर में जो ताकत होता है दो जगह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ट्रैक्टर में आप लोग देखे होंगे, ये हमारे पास एक चक्का है, ये दूसरा नंबर का चक्का है हमारे पास ट्रैक्टर का। ये बाजू पर हमारे पास, यहाँ पर हम लोग ट्राली को सेटअप करते हैं ना, ये वाला पोर्सन, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रा बार। क्या कहते हैं? ड्रा बार। तो ड्रा बार में हम लोग ट्राली को सेट कर देते हैं, जिसके बाद ट्राली को क्या कर रहा होता है? खींच रहा होता है। ट्रैक्टर पहला नंबर पर पावर लगाया। दूसरा नंबर पर ट्रैक्टर पर आप लोग यहीं पर देखेंगे एक होता है हमारे पास पीटीओ, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, पावर टेक ऑफ। वो पावर टेक ऑफ क्या होता है? गोल 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 क्या हो रहा होता है? घूम रहा होता है। जहां पर आप लोग देखे होंगे जब हमको थ्रेसर वगैरह लगाना रहता है या थ्रेसर लगाना है, तो थ्रेसर में क्या करना? थ्रेसर में जब पीटीओ घूम रहा होता है, उस पीटीओ से हम लोग किसको? मोटर को वहां पर जोड़ देते हैं। फिर वो थ्रेसर का मोटर घूमने लगता है, फिर मोटर का ड्रम घूमने लगेगा, फिर हम लोग वहां पर अनाज डालेंगे, फिर वो मिजाई करके बाहर निकालने लगता है। तो ट्रैक्टर से ही मिजाई करते हैं ना हम लोग, ट्रैक्टर के पावर का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही मैं ट्रैक्टर पावर का उपयोग कर सकता हूं पानी को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जब ट्रैक्टर से हम लोग पानी को किसी नदी से, तालाब से, ट्रैक्टर से अगर पानी को ऊपर उठाएंगे, तो
तो उस साइड पर जो मोटर को लगाएंगे उसको बोलते हैं गियर पंप। क्या कहते हैं? गियर पंप। 3 प्रकार का पंप देख लिए हम लोग। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक जो पंप होता है जो डीजल इंजन वगैरह से चलता है, हमारे पास पेट्रोल इंजन से, केरोसिन से जो चलता है, उसको हम लोग नॉर्मल पंप कह देते हैं, जो आपको हमारे घर पर देखने के लिए मिलता है। ऐसे आपको ऑप्शन में अलग अलग पंप देखने के लिए मिलेंगे। पहला ही नंबर का सवाल शुरू हो जाता है यहीं से। पहला नंबर का सवाल क्या पूछेगा कि अगर हम लोगों को प्रेशराइज मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करना है या तो फिर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करना है, उस समय पर यहाँ पर किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। तो हमको पता है पानी कट कट करके नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग वहां पर प्रेशर को मेंटेन करके रखेंगे तो वो प्रेशर को झेल सके, क्योंकि वो नीचे से पानी को तो ऊपर उठा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को पानी को अब और ज्यादा स्पीड से भेजने थे, यहाँ से पानी कम कम स्पीड से ऊपर उठा रहा है, लेकिन वो भेजेगा ज्यादा स्पीड के साथ, मतलब पानी की हम लोग स्पीड को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही है, हमारे पास मोटर है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसकी स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पंखा हो गया हमारे पास, ठीक है, तो पंखा की स्पीड को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं ना, क्योंकि वहां पर हम लोग रेगुलेटर लगा देंगे, स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो गोल 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है। वही पंखा अगर ऊपर नीचे होता तो मैं उसको क्या कंट्रोल कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। बस वैसे ही यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो हम लोग ये मोटर लगा करके जो रखेंगे वो कैसा मोटर रहेगा हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। पहला नंबर का क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। यहाँ पर मैं लिख दूं सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिए। अब ये पंप क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाएगा। क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाएगा। तो मान के चलिए ये हमारा पंप जो है ये पानी को ऊपर उठा दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पंप में, हमारा जो कुआं था, ये कुआं का पानी हमेशा साफ रहेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारे कुएं का पानी हमेशा साफ नहीं रहेगा। हमारे कुएं के पानी में बहुत सारे गंदा हो सकता है, गंदगी हो सकता है, एल्गी हो सकता है, ठीक है, काई जिसको हम लोग बोलते हैं, काई हो सकता है, या तो फिर हमारा जो कुआं का पानी है या कहीं दूसरी जगह से हम लोग पानी ऊपर उठा करके ला रहे हैं, वहां पर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो सकता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो सकता है, और बहुत सारी चीजें ज्यादा हो सकता है, बोरॉन की मात्रा ज्यादा हो सकता है। तो अगर मैं ज्यादा सोडियम वाले पानी का उपयोग करूंगा फर्दर अपने फील्ड पर इरिगेशन करने के लिए, तो हमारे जो सॉइल का कंडीशन वो खराब होगा कि नहीं होगा? सॉइल का कंडीशन खराब हो जाएगा। अगर बोरान की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.3 ppm से ज्यादा हो जाता है, तब परसेंटेज से ज्यादा हो जाता है, तब हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उतना भी हमको उपयोग नहीं करना है। तो ये जो पानी है, ये अशुद्धि वाले पानी के जब हम लोग फील्ड पर उपयोग करेंगे तो हमारा फील्ड खराब हो सकता है, हमारे फसल के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो सोडियम की मात्रा जैसे ज्यादा रहेगा खेत पर बढ़ते जाएगा, तो हमारा सॉइल का पीएच मान बढ़ते जाएगा, और हमारे सॉइल का पीएच मान बढ़ जाएगा, मतलब हमारा ये मेथड जो है वो इफिशिएंसी मेथड नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे बच्चा लोग, हम लोग क्या लगाएंगे, स्लीव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्लीव लगा देंगे। ये स्लीव क्या करता है, छानने का काम करेगा। क्या करेगा, छानने का काम करेगा। एक छन्नी लगा हुआ है, समझ लेना क्या लगा हुआ है, छन्नी। जो हमारे पास यहाँ से पानी हम लोग ऊपर उठाएंगे, ये पानी मोटर ऊपर उठाएगा, मोटर पानी जैसे ही ऊपर उठाएगा यहाँ पर आएगा, तो ये पानी को क्या करने लगता है, छानने लगता है। जो भी उसमें अशुद्धि होगा, फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, उन सारी चीजों को क्या करेगा, एक्स्ट्रा बाहर निकाल करके रख देगा। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय में बहुत सारा वो हो सकता है ना, हमारे पास चाय पत्ती हो सकता है, इलायची हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अब उसको डायरेक्ट में कंजप्शन तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोग स्लीव का उपयोग करते हैं, छन्नी का उपयोग करते हैं। उस छन्नी में छान करके चाय को अलग कर लेते हैं, जो हमारे एक्सर्ट मटेरियल रहता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब ये पानी बाहर जाएगा, पानी आगे जाएगा। अब ये पानी बाहर आगे जाएगा, तो हम लोगों को पता है कि खेत पर हम लोगों को पानी को मेजरमेंट करके डालना है। अब स्प्रिंकलर मेथड का यूज करें तो ऐसे नहीं कि खेत को हमको पानी भरना है, पानी हम लोगों को खेत में नहीं भरना है, हमको खेत पर पानी एक निश्चित मात्रा पर देना है। तो हमको पता है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर करीब करीब 5 सेंटीमीटर पानी दिया जाता है। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे पास, वहां पर मैं 5 सेंटीमीटर पानी दूंगा, तो मुझे पता है 1 हेक्टेयर एरिया है अगर हमारे पास, और अगर मेरे को क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पानी देना है, 5 सेंटीमीटर हाइट तक के पानी देना है। तो हमको पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 लाख लीटर ऑफ वाटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये लाख लीटर वाटर। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल मान के चलिए, क्लासरूम क्या है, 1 हेक्टेयर का है, और इस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी भरना है, इतना हाइट का पानी भरना है, चाहे मैं हाइट बोलूं चाहे मैं गहरा बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, इस खेत पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर पानी दूंगा तो कितना लाख लीटर पानी मेरे जरूरत पड़ेगा, 1 लाख लीटर का। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 5 सेंटीमीटर पानी देना चाहता हूँ, जनरली 5 सेंटीमीटर ही इरिगेशन हम लोग करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर पानी दूंगा, कितना पानी लगेगा, 5 लाख लीटर। कितना लगेगा, 5 लाख लीटर। तो यहां पर लगा करके रखते हैं हम लोग अगला नंबर पर, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर मीटर। क्या कहेंगे,
वाटर मीटर कहेंगे। तो यहाँ पर वाटर मीटर लगा देंगे। जैसे ही पानी यहाँ से 5 लाख लीटर पानी आगे बढ़ेगा तो इसमें ऑटो लगा रहता है। क्या लगा रहेगा? ऑटो। जैसे 5 लाख लीटर पानी आगे की तरफ बढ़ेगा उसके बाद ये क्या कर देगा? पंप को ऑफ कर देगा। अपने आप क्या कर देता है? वो ऑफ कर देता है। आ रहा है बात समझ में? अगर ऑटो लगा करके रखे हैं तो, नहीं रखे हैं तो उसमें क्या लगा रहेगा? माइक लगा रहेगा। वो क्या करने लगेगा? हमको बताने लगेगा कि आपका क्या हो गया, पानी फुल हो गया है, 5 सेंटीमीटर पानी खेत पर पहुंच चुका है, अब मोटर को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। आजकल तो ये टेक्निक हमारे पास घर में भी टंकी पर भी आ गया है। घर के टंकी पर भी, छत में जो पानी गिर रहा होता है घर के ऊपर के टंकी में, वहां पर भी हम लोग वाटर मीटर लगाना शुरू कर दिए। बस वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाटर मीटर। वाटर मीटर के आगे जा करके देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो वाटर मीटर से आगे जाएंगे तो अब हमको फसल के ऊपर तक पानी को पहुंचाना है। ऊपर में, कहां पर? ऊपर में पहुंचाना है। तो ये पंप उतना प्रेशर तो से साथ पानी को बाहर नहीं ला रहा था, ठीक है। अब हमको प्रेशर को बढ़ाना होगा, तब तो दूर तक पानी जाएगा। भाई आप लोग गार्डन में देखे होंगे, हमारे पास जो गार्डन वाला पाइप रहता है उसके सामने वाले हिस्से को हम लोग दबाते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी बहुत दूर तक जाता है। अगर मैं उस प्रेशर को छोड़ दूंगा जिससे पानी क्या होने लगेगा? पास में ही गिरने लगेगा। तो हमको प्रेशर को बढ़ाना होगा ना, क्या करना होगा? प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या तो मैं फिर बोल सकता हूं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, अब हमको प्रेशर को क्या करना है? मेंटेन करना है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहां पर लगाया जाएगा प्रेशर गेज। क्या लगाएंगे? प्रेशर गेज लगाएंगे। ये हम लोग प्रेशर गेज लगा दिए। क्या लगा दिए? प्रेशर गेज। उस प्रेशर गेज में प्रेशर को क्या करेंगे? मेंटेन कर देंगे। जितना भी हमको प्रेशर लगाना होगा, ठीक है। वैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो प्रेशर होता है वो 2.5 इंटू 4.5 kg पर सेंटीमीटर पर सीसी बोल सकते हैं। 60 काट में लिख देते हैं, kg पर सीसी। क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं, सीसी बोलते हैं उसको हम लोग। तो इतना हम लोग प्रेशर को यहाँ पर क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। जैसे ही प्रेशर सेट होगा, अब आगे जो पानी बढ़ेगा वो 2.5 से लेकर के 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से ही आगे की तरफ पानी बढ़ेगा। प्रेशर को भी हम लोग क्या कर लिया? अब मेंटेन कर लिए। अब हमको खेत तक पानी को पहुंचाना है। तो खेत तक पानी को पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर हमारे पास मेन पाइपलाइन होगा। क्या होगा? मेन पाइपलाइन बोल देता हूँ इसको मैं। ये हमारा क्या है? मेन पाइपलाइन है, सॉरी। मेन पाइपलाइन बना करके देखते हैं यहां पर। ये मेन पाइपलाइन आ गया हमारे पास, पानी हमारा मेन पाइपलाइन में आ जाएगा। अब मेन पाइप आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सब पाइपलाइन रहेगा। क्या रहेगा? सब पाइपलाइन। सहायक पाइपलाइन जो आप लोग काले कलर का पाइप देखते हो, 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर के जो काले कलर का पाइप होता है, 20 फीट का करीब वो पाइप होता है, या हम लोग 4 से 5 मीटर का भी बोल सकते हैं उसको, वो पाइप रहता है। वैसे ही हमारे पास पाइप रहेगा। अब दो पाइप को हमको यहाँ पर ज्वाइंट करना होगा। क्या करना होगा? ज्वाइंट करना होगा। तो जहां पर दो पाइप को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, जहां पर जिस जगह पर दो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे, वहीं पर हमारे पास लोहे के राइजर होते हैं। लोहे क्या होता है? राइजर होता है। उस राइजर को वहीं पर सेट कर देंगे दो पाइप की जगह पर। इसके आगे पर फिर से हम लोग पाइप लगाएंगे। ये फिर पाइप आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर पाइप आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर राइजर लगा देंगे, क्योंकि राइजर पानी को ऊपर उठाने का काम करेगा। फिर हम पाइप लगाएंगे, फिर एक पाइप को जोड़ा, फिर एक क्या लगा देंगे? हम लोग राइजर लगा देंगे। फिर से एक हम लोग ये राइजर लगा दे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पाइप आया, पाइप आने के बाद क्या आ जाएगा? एक राइजर आ जाएगा, फिर एक पाइप, फिर एक राइजर। एकदम सिंपल सी बात है। आप एक बार समझेंगे कि सेटअप क्या होता है तो तुरंत ये समझ में आ जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? राइजर आ गया, ठीक है। ये हमारे खेत पर राइजर आ चुके हैं। अब इस राइजर के ऊपर पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? नोजल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नोजल। तो चलिए नोजल लगा करके देखते हैं। नोजल कौन से कलर में बनाए? पिंक में बना दे क्या? चलो, ये हमारे खेत पर क्या बन गया? नोजल। पिंक कलर का नोजल कोई पहली बार देखेगा। जनरली वो लोहा से बना रहता है ना, और लोहे का कलर पिंक थोड़ी ना होता है। पर आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसा बना दिया। पेड़ पौधा मत समझ लेना इसको। ठीक, ये राइजर आ गया। अब ये हमारे खेत पर क्रॉप लगे हुए हैं भैया।
ये काले काले कलर, सॉरी हरा हरा कलर को क्या समझना आप लोग, क्रॉप समझना। जो भी लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, चना लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, ठीक है, इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे खेत पर क्रॉप लगा हुआ है। अब इस क्रॉप को चाहिए पानी, क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब इस क्रॉप को पानी चाहिए तो हमको क्या करना था, क्रॉप के ऊपर में पानी डालना था। तो मैं कुछ नहीं किया, ये जो हमारे पास कोई पंप है, इस पंप को क्या कर दूंगा मैं, सीधा का सीधा ऑन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा कुआं से पानी, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, याद रखना पहला नंबर का क्वेश्चन पंप, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने के बाद स्लीव लगा हुआ है, स्लीव पानी को क्या कर देगा, छान देगा। छानने के बाद आगे बढ़ेगा, जितना लीटर हमको पानी खेत तक पहुंचाना है, मेजरमेंट कर लिए। क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए। पहले से यहाँ पर सेट करके रखेंगे और सेट करने के बाद आगे रख लिए। अब यहाँ पर प्रेशर गेज लगा करके रखे हुए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, उसको घुमा करके वहां जितना प्रेशर रखना था हमको 2.5 × 4.5 kg/cc में ले जा करके सेट कर दिए। उसके बाद ये पानी आगे चला जाएगा। पानी आगे जा करके क्या करता है, ये हमारा पानी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद ये हमारा पानी मेन पाइपलाइन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, मेन पाइपलाइन में। अब मेन पाइपलाइन में पानी पहुंचने के साथ साथ हमारा ये पानी कहां पर पहुंच जाएगा, सब पाइपलाइन में। कहां पर, सब पाइपलाइन में। सब पाइपलाइन में पानी पहुंचा, यहां पर पानी पहुंचेगा। अब सब पाइपलाइन जब पूरा भर जाएगा पानी से, तो पानी से भरने के बाद क्या होगा, ये पानी अब ऊपर उठने लगेगा। क्या होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। ये सारे राइजर से पानी ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि प्रेशर के साथ आ रहा है पानी। और यहाँ पर तो मैं स्टॉपर लगा चुका हूँ ना, यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, पानी आगे की तरफ नहीं भगेगा, स्टॉपर लगा हुआ, पानी आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा स्प्रिंकलर दिखता कैसे है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। जो हमारे नोजल जो है वो कैसे दिखता है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर एक हमारे पास पंखा लगा हुआ है, ये ऊपर में स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ राइजर लगा हुआ है, समझ लेना। अब पानी यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, थोड़ा बड़ा इमेज में समझो, वहां पर समझ में नहीं आएगा। यहाँ से पानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ आने के बाद ये ऊपर आ करके क्या होने लगेगा, स्पीड के साथ आ रहा है, पानी ऊपर जाकर टकराएगा। क्या होगा, पानी टकराएगा। अब टकराएगा तो फिर नीचे आएगा ना, ऊपर टकराएगा, पानी फिर से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये पानी नीचे आया फिर से, ठीक है। तो ये जो पंखा लगा हुआ है, ये पंखा गोल 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 क्या होने लगता है, घूमने लगता है। पंखा स्पीड के कारण जैसे यहाँ से पानी गुजरने लगेगा, क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। पहले से सेट रहता है, वैसे घूमना है। तो जब जैसे ये पानी नीचे की तरफ आएगा इस तरफ, अब ये पंखा गोल 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 घूम रहा होगा, तो गोल गोल घूमने के कारण इसमें पानी टकराएगा कि नहीं टकराएगा, पानी टकराएगा। और टकराने के कारण वो पानी क्या हो जाता है, बूंद 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 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे बूंद बूंद के रूप में कन्वर्ट होगा ये पानी, फिर यहाँ पर क्या होने लगेगा, इसे गिरने लगेगा। तो ठीक कहानी यहाँ पर भी हो गई, पानी ऊपर पहुंचेगा, टकराएगा, यहाँ आएगा, पंखे में गिरेगा। अब उसके बाद वो पानी बूंद बूंद के रूप में क्या होने लगेगा, इसे गिरने लगेगा, और ये पानी हमारे पास खेतों पर पहुंच जाएगा। कुछ भी बात नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या कहेंगे, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। पौधे के ऊपर में पानी हमको देना है बूंद बूंद के रूप में, रेन ड्रॉप के रूप में। किस रूप में, रेन ड्रॉप के रूप में, बारिश के रूप में पानी देने के लिए हमको। तो यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन, ये सिस्टम तो समझ में आ गया ना, क्या क्या लगेगा, इतना सारा चीज लगेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में किस प्रकार का पंप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया जाता है। चलिए इस कहानी को लिख लेंगे आप कॉपी में, लिखते हुए बात करेंगे। चलिए लिखते हुए पढ़ेंगे, फिर वहां पर मैं और क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट लिखेंगे, फॉर वाटर लिफ्टिंग, फॉर वाटर लिफ्टिंग, फॉर वाटर लिफ्टिंग, पानी को ऊपर उठाने के लिए, फॉर वाटर लिफ्टिंग, मैं लिफ्ट हो जाऊंगा, फॉर वाटर लिफ्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड। पानी ऊपर उठाने के लिए कौन सा पंप उपयोग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। आगे पहला नंबर का बात समझ में। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक सिंचाई की विधि है, इनमें से कौन सा ऐसे सिंचाई की विधि है जहां पर हम लोगों को सेटअप बनाने की जरूरत पड़ता है। हमारे पास जितने सारे मशीन होता है उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो
इस मेथड में पौधे को सिंचाई देने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ा, इतने सारे मशीन का ऑर्गेनाइजेशन करने की हम लोगों को जरूरत पड़ा है। तो इम्प्लीमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कौन से सिस्टम में किया जाता है? तो दो सिस्टम है हमारे पास सिंचाई करने के, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जहां पर हमको बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है और उन सारे इक्विपमेंट को क्या करना पड़ता है, हमको अरेंजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरेंजमेंट करना पड़ता है। बाकी जो हम लोग सरफेस मेथड देखे थे, क्या मैं वहां पर किसी इक्विपमेंट का सहारा ले रहा था? किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट का सहारा नहीं ले रहा था। केवल और केवल मैं बोला कि हमको नाली बनाना है और नाली में पानी को छोड़ देना है। वहां पर मैं किसी भी प्रकार के मशीन के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा था। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हम लोगों को इक्विपमेंट को अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन एडीए का क्वेश्चन है, बता देता हूं। अब एडीए में इतना सरल सवाल आया है तो आपके व्यापम के लिए वो रिपीट मार सकता है। अभी एडीए में आया, हो सकता है एडीए आपके व्यापम में क्वेश्चन को रिपीट मार दे। तो दूसरा नंबर का लिखेंगे यहां पर, इट रिक्वायर well arrangement of इक्विपमेंट का क्या करेंगे हम लोग? वेल अरेंजमेंट करेंगे। जितने सारे हमारे पास इक्विपमेंट रहेंगे वो सारे इक्विपमेंट का क्या करेंगे हम लोग? अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें होगा। दूसरा नंबर का कहानी। अब तीसरा नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो प्रेशर है, ये क्या है हमारे पास? प्रेशर है। तो स्प्रिंकलर में प्रेशर कितना रखा जाता है? स्प्रिंकलर पर प्रेशर कितना रखा जाता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग स्प्रिंकलर प्रेशर। स्प्रिंकलर, अभी आप लोगों को लग रहा होगा स्प्रिंकलर प्रेशर क्या है? 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सीसी है। बहुत सरल तो है, याद हो जाएगा करके। असल में क्या है, हमको प्रेशर लगता है बेटा दोनों में। कहां पर? एक बार हमको लगता है ड्रिप इरिगेशन में और एक बार स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो वहां पर जाने के बाद ना कंफ्यूजन होता है कि किसको ड्रिप में पढ़ा था और किसको स्प्रिंकलर में पढ़ा था। तो याद रखेंगे स्प्रिंकलर का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हमको ऊपर तक पानी पहुंचाना है, और ड्रिप इरिगेशन में प्रेशर कम रहेगा क्योंकि हमको रूट के पास पानी पहुंचाना है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा? 2.5 से 4.5 kg पर सीसी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं मैं उसको, या सीसी भी बोल सकता हूं। 2 नंबर मिल गया। तो ये हमारे पास स्प्रिंकलर का प्रेशर है। कहाँ का? स्प्रिंकलर का। यहाँ पर जहां पर हम लोग सेटअप लगाएंगे, यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करेंगे 2.5 से 4.5। तो क्या उतना ही प्रेशर हमको एक एक नोजल पर मिल पाएगा? उतना प्रेशर हम लोगों के एक एक नोजल पर नहीं मिलेगा। तो नोजल के पास कितना प्रेशर होता है? हमको तो मेनली प्रेशर यहाँ पर चाहिए ना। यहाँ पर जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ही ज्यादा दूर तक हमारा पानी जाएगा। प्रेशर कम रहेगा, पानी पास पास में गिरने लगेगा, बूंद बूंद में कन्वर्ट तो हो जाएगा, परंतु पास में पानी गिरने लगेगा। मतलब हम लोग ज्यादा दूर तक कवर नहीं कर पाएंगे। अगर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब वो और ज्यादा दूर तक क्या करेगा? कवर करेगा। भाई मैं पाइप को ज्यादा जोर से दबाऊंगा तो पानी बहुत दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा दूर तक का एरिया वो कवर करेगा। तो नीचे वाले लाइन पर आ जाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नोजल प्रेशर। नोजल पर प्रेशर कितना होता है? लिखेंगे 0.5 kg पर सीसी, 0.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को? 4 क्वेश्चन। इसे लाइन से देखते चलेंगे ना, ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन आएगा। अब अगला नंबर पर देखते हैं हम लोग। यहां तक की बात कहानी खत्म हो गया। अब वो पूछता है कि मेन पाइपलाइन जो है ये इसका डायमीटर कितना होता है? तो मेन पाइपलाइन आप लोग देखे होंगे, काले कलर का पाइप देखे हो ना, पीवीसी का पाइप, उसका डायमीटर कितना रहता होगा? 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। कितने का? 5 से 6 सेंटीमीटर का। तो लिख लो। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हम लोग ड्रिप इरिगेशन पढ़ेंगे, वहां पर डायमीटर को पूछेगा, इसका नहीं पूछेगा वो। पर इसका जानोगे तब तो उसका बता पाओगे। लिखेंगे डायमीटर ऑफ मेन पाइप लाइन। तो कितना रहता है? 5 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर कितना रहेगा? 5 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का। मेन पाइपलाइन का भी सेम होता है और सब पाइपलाइन का भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में दोनों पाइपलाइन का व्यास क्या रहता है? सेम ही रहता है। कोई अलग अलग पाइप हम लोग इसमें नहीं लगाते हैं।
अगला नंबर पर इमेज में अगर हम लोग देखेंगे तो अब हमको मेन पाइपलाइन के बाद तो सब पाइपलाइन दिखा, ठीक है, तो सब पाइपलाइन का भी तो व्यास सेम ही होगा, हाइट करीब करीब हम लोग लंबाई जो है वो 20 फीट के करीब करीब लंबाई या 10 फीट के करीब करीब लंबाई, अलग अलग लंबाई के आते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग लंबाई के बनाते हैं, तो वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ये दिखाई दे रहा है हमको क्या, राइजर दिखाई दे रहा है, इसको मैं राइजर बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, राइजर बोल सकता हूँ, ये मैंने इसको राइजर बोल दिया, ये वाला पोर्शन को क्या बोल देता हूँ मैं, नोजल बोल देता हूँ, क्या बोलूंगा, नोजल। तो राइजर दिखा हम लोगों को, ठीक है, तो राइजर दिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है पेपर में, मेनली सवाल ये पूछा गया है कि अभी तक मैं जितना इसका इरिगेशन के बारे में सवाल देखा कि हमारे खेत पर पानी ऊपर उठाने के लिए, हमारे खेत पर पानी को ऊपर उठाने के लिए जो लास्ट पोर्शन पर जो इक्विपमेंट लगा रहता है उसे किस नाम से जानते हैं, या तो फिर हमारे खेत पर पानी ऊपर उठाने के लिए लास्ट पोर्शन भी नहीं लिखेगा, वो सीधा ऐसा लिख देगा, हमारे खेत पर पानी ऊपर उठाने के लिए कौन से इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करेंगे, पंप का उपयोग करेंगे, किसका, पंप का, पंप का नहीं करेंगे, वो खेत पर बोला है, कहाँ बोला है, खेत पर, फील्ड में बोला है, पानी के सोर्स पर नहीं बोला है, तो खेत पर पानी को ऊपर कौन उठा रहा है, राइजर, कौन ऊपर उठा रहा है, राइजर। अगर वो बोलता कि पानी ऊपर उठाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप, परंतु वो खेत पर बोल दिया है, तो खेत पर हमेशा पॉसिबल नहीं कि हमारे खेत पर ही कुआं होगा, दूसरे जगह पर भी कुआं हो सकता है, दूसरे जगह पर भी ट्यूबवेल हो सकता है, जिस खेत पर हमको इरिगेशन करना है उसी खेत पर हमको कुआं या पंप को लगाने की आवश्यकता नहीं है। भाई मैं 500 मीटर दूर से पानी ला रहा हूँ, इस खेत पर मेरे इरिगेशन करना है, मैं मंगला चौक से लेकर के आ रहा हूँ पानी, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल है, वहां के पानी ला करके मैं यहाँ पर इरिगेशन कर सकता हूँ। तो मेरे खेत पर पानी को ऊपर कौन उठा रहा है, राइजर, कौन ऊपर उठा रहा है, राइजर। तो ये मेन क्वेश्चन, ये सब ना कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, तो ये कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन में अगला नंबर हम लोगों को क्या मिल गया, फिर फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर इन द फील्ड, क्या लिखेंगे, फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर इन दी FIELD फील्ड, ठीक है, पानी को ऊपर उठाने के लिए, हमारे खेत पर पानी को ऊपर उठाने के लिए राइजर इज यूज, किसका उपयोग करते हैं, राइजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये राइजर जो है ये अलग अलग हाइट का हो सकता है, ये राइजर क्या है, अलग अलग हाइट का हो सकता है। हम लोग जनरली बात करेंगे तो ये राइजर का हाइट क्या होना चाहिए, हमारे क्रॉप के हाइट से ऊपर होना चाहिए। भाई ये हमारे पास कोई राइजर देखने के लिए मिला, ये राइजर है हमारे लिए, ये राइजर का हाइट हमारे क्रॉप के हाइट से ऊपर होना चाहिए ना, तब तो पौधे के ऊपर में पानी डलेगा। अब मेरा अगर ये क्रॉप ऊपर हो जाता, यहाँ तक के हाइट का जाता और मेरा राइजर यहाँ तक है, तो क्या वहां तक पानी पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। हमारा राइजर हमेशा क्या होना चाहिए, क्रॉप के हाइट से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो राइजर है अलग अलग हाइट के आते हैं, क्या आते हैं, अलग अलग हाइट के, क्रॉप के बेसिस पर अलग अलग हाइट के हमारे पास राइजर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में राइजर का उपयोग किया जाता है 2 से 3 फीट का जो राइजर होता है, उसी का उपयोग फार्मर भाई लोग सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर राइजर खेतों पर देखे होंगे तो जो 2 से 3 फीट का राइजर रहा होगा, उसी राइजर का उपयोग हम लोग देखे, उसी का हम लोग किसान भाई लोग जनरली, हमारा जो क्रॉप होता है 2-3 फीट हाइट का ही जाता है, इसलिए हम लोग इसी का उपयोग कर रहे होते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन या नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेनली 2 to 3 feet, 2 to 3 feet height riser is used for, किसमें किसमें कर सकते हैं, मेनली हमारा पास इरिगेशन से, हम लोग की स्प्रिंकलर इरिगेशन से कौन से क्रॉप को इरिगेशन करते हैं हम लोग, मेनली करते हैं हम लोग वीट का, किसका करेंगे, वीट का, तो वीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पर हम लोग करते हैं किसका, सोयाबीन का, सोयाबीन को कम पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो सोयाबीन में करेंगे, ये मैंने सोयाबीन में कर दिया, ठीक है। और अगर हमारे पास रबी के सीजन या और हमारे पास खरीफ की सीजन है, दोनों सीजन में असल में लगाया जाता है ग्राउंडनट, किसमें, ग्राउंडनट में, तो ग्राउंडनट में करेंगे, ग्राउंडनट हो गया ये क्रॉप। सबसे ज्यादा बार स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पूछा गया है, सिंचाई के बारे में, तो वो पूछा गया है मस्टर्ड को, किसको पूछा गया है, मस्टर्ड को, सरसों को। याद रखेंगे सरसों में भी सिंचाई स्प्रिंकलर मेथड से करते हैं, किससे करेंगे, स्प्रिंकलर मेथड से करेंगे। फ्लड इरिगेशन सरसों के खेत पर
नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब छोटा अवस्था पर रहता है सरसों का पौधा तो बहुत नाजुक होता है, बहुत ज्यादा सकुलेंट होता है। जब हम लोग फ्लड इरिगेशन करेंगे तो पौधा क्या हो सकता है, उखड़ सकता है, ठीक है, या वो गिर सकता है पौधा, इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे सरसों की भाजी देखे होंगे कितना नरम होता है, तो बस इसीलिए हम लोग सरसों के खेत पर किसका उपयोग करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन का। तो जब पौधा छोटा छोटा रहेगा उसी समय पर करेंगे जनरली, उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो हमको ज्यादा सरसों के खेत पर इरिगेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सरसों की इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सरसों में क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग किया जाता है। राइजर का हाइट कितना रहता है, 2 से 3 फीट का रहता है। तो राइजर से 2 सवाल देख लिए हम लोग। पानी को ऊपर उठाने के लिए भी राइजर का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ उसका हाइट कितना होता है, 2 से 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर का सवाल और क्या पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई राइजर आ गया, अब हमारे पास एक एकड़ क्षेत्रफल है, एकड़ में समझिएगा, ठीक है, पर हमारे पास 1 एकड़ क्षेत्रफल है, और उस 1 एकड़ के क्षेत्रफल में अगर मेरे को क्या करना है, सिंचाई करना है स्प्रिंकलर के द्वारा, तो कितना राइजर की रिक्वायरमेंट होगा, कितने सारे राइजर के रिक्वायरमेंट होगा। फॉर इरिगेशन ऑफ 1 एकड़ एरिया हाउ मेनी राइजर्स आर रिक्वायर, कितना सारा ऐसा हम लोग राइजर लगा करके रखेंगे। ये जो हम लोग राइजर लगा करके रखे हैं, ये 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए कितने सारे राइजर की रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए नीचे वाले लाइन पर आ जाएंगे और लिखेंगे फॉर इरिगेशन एकड़ में बता दूं कि हेक्टेयर में बता दूं, एकड़ में बना लेते हैं, उससे फिर आप लोग क्या करेंगे, 2.5 गुना लगा देना, ठीक है। अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो 2.5 गुना जोड़ लेना। फॉर इरिगेशन 1 एकड़ एरिया, 1 एकड़ क्षेत्रफल के सिंचाई के लिए 5 to 6 राइजर, 5 to 6 राइजर, 5 से 6 राइजर, 5-6 राइजर क्या है हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। 5 से 6 राइजर लगा करके रखेंगे। तो 6 राइजर जनरली लगाएंगे, 3 राइजर एक साइड में और 3 राइजर एक साइड में। असल में क्या है, एक जो पंप होता है उसके पास बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। 5-6 राइजर लगाएंगे तो उतना जब पानी बाहर निकलेगा तो हमारे मोटर का पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब 1 एकड़ का क्षेत्रफल एरिया सिंचाई हो जाएगा, फिर से हम लोग पाइप को आगे बढ़ा करके 6 राइजर फिर से लगाएंगे। एक साथ 10-12 राइजर हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मोटर उतना ज्यादा पानी नहीं दे रहा होता है। तो अगला कहानी अब यहाँ पर पानी का आ रहा है। अब राइजर हो गए खत्म, अब क्या गया हमारे पास, नोजल आ गया। अब ये बात करते हैं कि ये नोजल क्या करता है, पानी कितना बाहर निकालता है, नोजल कितना पानी बाहर निकालता है, या एक नोजल से 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलता है। तो लिखेंगे अगला नंबर का लाइन, एक नोजल से पानी कितना बाहर निकलता होगा 1 मिनट में, 1 घंटे में 1000 लीटर, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 60, कितना 60 लीटर, 60 लीटर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, साठ होगा। अगर वो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना निकालता है, 1000 लीटर निकालता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 60, तो 10 से 10 काट देंगे, 60 ही होगा, 16 होगा, 16 पॉइंट होगा ना। तो 60 कहाँ हो रहा है, 60 लीटर नहीं निकाल पाएगा ना, 60 निकालेगा तो लफड़ा नहीं हो जाएगा जी, 60 लीटर कहाँ निकाल पाएगा, वो न बोर थोड़ी ना है, 1 मिनट में भर देगा। चलो लिखेंगे 1 नोजल, या ऐसा 1 नोजल लिख ली क्या, नहीं लिखेंगे, लिख लिए क्या, चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। 1 नोजल डिस्चार्ज वाटर, कितना वाटर बाहर निकालेगा, तो वो करीब करीब 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से निकालता है, 10 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में करीब करीब 10 लीटर पानी वो बाहर निकालता है, बहुत ज्यादा नहीं निकालेगा। वो 1000 लीटर जो है वो बहुत ही इफिशियंट मेथड का है। फिर वाटर लॉसेस भी तो होगा, कन्वेंस लॉसेस भी तो होगा हमारे पास, ठीक है। तो नोजल का कहानी खत्म हो गया, किसका कहानी खत्म हो गया, नोजल का। तो मतलब हम लोग ये जो 8-10 क्वेश्चन देखे, ये कहाँ से क्वेश्चन देखे हम लोग, इसके सिस्टम से देखे, कहाँ से, सिस्टम से देखे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग,
अगर मेरा सॉइल जो है क्या है, सैंडी सॉइल है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, अगर ये मेरा जो सॉइल क्या है, सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में अगर मैं सरफेस मेथड से इरिगेशन करता, ठीक है, तो सरफेस मेथड से इरिगेशन करता तो पहला नंबर, अगर मेरा ये सॉइल सैंडी है और सरफेस मेथड में मैं यहाँ पर पानी अप्लाई कर दिया हूँ, तो ये पहले पानी को पूरा एब्जॉर्ब करेगा ये वाला एरिया, उसके बाद वो पानी आगे बढ़ेगा, ये वाला एरिया फिर से एब्जॉर्ब करेगा, पर्कोलेशन होगा, फिर ये पानी आगे बढ़ेगा, मतलब हमारा सॉइल क्या होते जाएगा, सैचुरेट होते जाएगा, उसके बाद पानी फिर आगे की तरफ पहुंचते जाएगा। मतलब पानी को मेरे को पूरा फील्ड में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पर्कोलेट होकर के क्या होते जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भाई रेत में मेरे को पानी को बहाना है, रेत में क्या करना है, पानी को बहाना है, तो रेत में पानी बहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगा। मतलब सैंडी सॉइल में सिंचाई करने के लिए हम लोगों को कौन सा मेथड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, सरफेस मेथड अच्छा नहीं है, सरफेस मेथड से हमको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताइए क्या मैं पानी को सॉइल पर बहा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सॉइल के ऊपर पानी को नहीं बहा रहा, सीधा जहां पर क्रॉप है उसी क्रॉप को क्या कर दे रहा हूँ मैं, पानी को उस पौधे के ऊपर में अप्लाई कर दे रहा हूँ। मतलब दैट मेथड इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। एक बार मैं और वहां पर बोला था कि ये जो हमारे पास बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, इसका उपयोग हम लोगों को सैंडी सॉइल पर नहीं करना चाहिए। तो मैं वहां पर आप लोग ये नहीं पूछे कि सैंडी सॉइल में कौन सा मेथड का करना चाहिए सर, ऐसा करके आप लोग नहीं पूछे थे। उस जगह पर किसका करना चाहिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन का करना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, कौन सा क्वेश्चन मिला, इट इज सुटेबल नहीं लिखेंगे, बेस्ट लिखेंगे, सुटेबल मत लिखना, बेस्ट लिखना। इट इज अ बेस्ट फॉर, इट इज अ बेस्ट फॉर सैंडी सॉइल, इट इज अ बेस्ट फॉर सैंडी सॉइल। पहला नंबर का क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, इट इज अ सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया, इट इज अ बेस्ट फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल पर हम लोग कर सकते हैं, देखो ये इमेज बस समझ में आना चाहिए, बाकी सारी चीज समझ में आएगा, ठीक है। सैंडी सॉइल के लिए अच्छा हो गया। दूसरे नंबर पर हम लोगों को सरफेस इरिगेशन में प्रॉब्लम आया था, किसका, अंडुलेटिव का। किसका आया था, अंडुलेटिव का। मैं ऐसा कुछ आप लोगों को एरिया बताया था कि हमारे पास कोई खेत है, ये हमारे पास कोई खेत है, तो खेत हमेशा सरफेस नहीं रहेगा, समतल नहीं रहेगा बोला था। ये वाला एरिया समतल नहीं था, यह वाला हमारा एरिया क्या था, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, और इस खेत पर हमको क्या करना था, 5 सेंटीमीटर पानी भरना था। ये वाला एरिया 2 सेंटीमीटर ऊपर था, ये वाला एरिया 2 सेंटीमीटर नीचे था। अब भाई इसको मैं ए नंबर के एरिया बोलता हूँ, इसको मैं बी नंबर के एरिया बोलता हूँ। तो मैं पूरे खेत में 5 सेंटीमीटर पानी दूंगा ना, तो पूरे खेत में 5 सेंटीमीटर पानी देने के लिए यहाँ पर अगर मैं 5 सेंटीमीटर पानी दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर पानी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर क्या है, गहरा है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सरफेस मेथड पर नहीं हो सकता। लेकिन उसी को मैं बोलता हूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस वाटर भी बोल सकता हूँ। या तो फिर हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा सॉइल क्या हो गया है, अंडुलेटिंग। क्या हो गया है, अंडुलेटिंग। अब अंडुलेटिंग को क्या बोलेंगे, असमतल। क्या कहेंगे, असमतल। तो जब हमारा जमीन जो है वो असमतल होगा, उस समय पर हमको सरफेस मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। तो कौन से मेथड का यूज करना चाहिए, स्प्रिंकलर का। क्योंकि स्प्रिंकलर में हम लोग पानी कैसे दे रहे हैं, बौछार के रूप में, सीधा क्रॉप के ऊपर में दे रहे हैं। जिस फसल को चाहिए उसी क्रॉप के ऊपर में सीधा सीधा पानी की अप्लाई कर दे रहा हूं। मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग सॉइल, ठीक है। अंडुलेटिंग सॉइल के लिए भी क्या है, ये बेस्ट है। एक और पॉइंट मिल गया हम लोगों को, इसको भी नोट कर लेते हैं। देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन स्प्रिंकलर इरिगेशन से नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल बात है, इसको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप पढ़ लिए तो जीवन भर कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, इट इज अ बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग सॉइल, इट इज अ बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग सॉइल। ये हो गया। अगला नंबर पर लिखेंगे। अब भाई देखिए सिंचाई में हम लोगों के पास पानी की नुकसान हो रहा था, पानी का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। मैं आप लोगों को सरफेस मेथड में क्या बोला था कि मात्र 30 से 35% या 25 से 35% ही पानी हमारे पौधों के लिए उपयोग हो पाता है। बाकी सारा पानी क्या हो जाता है, कन्वेंशनल लॉसेस बोलते हैं हम लोग उसको, पानी हमारे खेतों तक पहुंच ही नहीं पाता है। एक तो हमारे पास सीपेज के कारण नुकसान हो जाएगा नालियों में, ठीक है, नाली में सीपेज लॉसेस होता है करके आप लोगों को बताया था। साथ ही साथ वो पर्कोलेशन के द्वारा लॉसेस होगा और बहुत सारे लॉसेस हो जाता है, जिसके कारण हमारा खेत तक, हमारे पौधों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर पानी तो हम लोग सीधा पाइप से भेज रहे हैं, किससे भेज रहे हैं,
पाइप से भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पर कन्वेंशनल लॉसेस होने की बहुत कम चांसेस है, हमारे खेत में पानी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। परंतु यहाँ पर आप यहाँ पर देख करके बताइए पानी किसके द्वारा लॉस होता होगा, कैसे लॉस होगा हमारे, जितना क्या मैं 100 लीटर यहाँ से 5 लाख लीटर पानी भेजूंगा ये वाले पोर्शन से, तो क्या मेरे पौधों को 5 लाख लीटर पानी मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? 5 लाख लीटर पानी मेरे पौधों को नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये पाइप जो है बीच बीच से जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो पानी बीच बीच से जहां से भी जुड़ता है हमको पता है कि लीकेज होगा। क्या होगा? लीकेज होगा। तो लीकेज से पानी पहले नंबर पर बाहर निकलेगा। आ रहा है बात समझ में? दूसरा नंबर पर हम लोग यहाँ पर गर्मी के दिन पर कोई भी से दिन पर भी हम लोग सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर पानी को हम लोग रेन ड्रॉप के रूप में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेन ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेन ड्रॉप के रूप में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो पानी वेपर के रूप में चला जाएगा। किस रूप में? वेपर के रूप में। पानी जो है या तो हवा के साथ उड़ करके दूसरे जगह पर चला जाएगा या तो फिर तुरंत सनलाइट पड़ेंगे तुरंत तो क्या हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ पानी यहाँ पर भी बर्बाद होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कन्वेंशनल लॉसेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल लॉसेस। जो कुआं से मैं 5 लाख लीटर पानी छोड़ा हूं तो कितना पानी मेरे खेतों तक पहुंच पाएगा या कितना पानी हमारे खेतों तक पहुंचने के लिए नुकसान हो जाते हैं। तो अगला नंबर का पॉइंट लिखना बच्चा लोग, क्या लिखेंगे? कन्वेंशनल लॉसेस। कन्वेंस लॉसेस लिख सकते हो आप लोग। कन्वेंस लॉसेस इन स्प्रिंकलर सिस्टम। कन्वेंशनल लॉसेस इन स्प्रिंकलर सिस्टम यहां पर लिखेंगे 15 से 20%। मतलब हर 100 लीटर पानी में 15 से 20 लीटर पानी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा इसमें भैया, ठीक है। अब 15 से 20 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है तो इस मेथड का इफिशियंसी कितना होगा? कितना होगा? अरे इतना ज्यादा मत बढ़ा दो यार, ठीक है। और कोई नुकसान मिलेंगे ना, ऐसा नहीं कन्वेंशनल लॉसेस बस है वो तो, और कई प्रकार के लॉसेस देखने के लिए मिलेगा ना। चलिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर 50 से 70% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50 से 70% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इरिगेशन इफिशियंसी या वाटर यूज इफिशियंसी लिख सकते हैं। चलो वाटर यूज इफिशियंसी लिख लो। वाटर यूज इफिशियंसी 50 से लेकर करके 70%, ये हो गया। तो कुछ पानी बचत भी हो रहा है हमारे पास सरफेस मेथड की तुलना पर, ठीक है। तो सरफेस मेथड की तुलना पर लिखना है यहाँ पर वाटर सेविंग, अगला नंबर का पॉइंट। वाटर सेविंग। वाटर सेविंग कितना होगा? 50% के करीब वाटर सेविंग हो रहा है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 30 to 50%। 30 to 50%। भाई 70% हम लोग 50 से लेकर के 70% यहाँ पर यूज हो रहा है, तो अगर वहां पर 35 हो रहा है तो यहाँ पर 70 मतलब 50% पानी बच गया, और यहाँ पर सिर्फ 50 आ रहे, वहां पर 35 था, तो 30% का पानी का क्या कर रहे हैं हम लोग? सरफेस मेथड की तुलना में पानी को बचा ले रहे हैं। तो हमेशा मैं बोला था तुलना करेंगे किससे? हम लोग फ्लडिंग से करेंगे। किससे? फ्लडिंग से करेंगे। तो फ्लडिंग विधि की अपेक्षा में 30 से लेकर के 50% पानी की बचत हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास, यह याद रखना, मेरे पास 5 लाख लीटर पानी है। कितने लाख लीटर पानी है? 5 लाख लीटर पानी है। तो मैं फ्लडिंग में अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाता हूँ उससे, कितना? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का। तो अगर उसी 5 लाख लीटर पानी का उपयोग करता हूँ मैं स्प्रिंकलर के द्वारा, तो कितने सारे एरिया को इरिगेट कर सकता हूँ? जस्ट डबल हो जाएगा। क्या होगा? जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं 50% पानी क्या कर लूंगा? बचा लूंगा। तो हम लोग इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? 1.5 से 2 गुना, यहाँ पर 30% भी तो है, ठीक है, तो 1.5 से 2 गुना ज्यादा एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? इरिगेट कर सकते हैं। अरे बात यहाँ पर समझ में? इसका मतलब ये हुआ वाटर सेविंग हो रहा है 30 to 50%। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? सरफेस विधि की तुलना में एज कंपेयर टू सरफेस मेथड 1.5 to 2% या 2 टाइम्स एरिया मोर इरिगेटेड, ठीक है। 1.5 से हम लोग 2 गुना हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्यादा एरिया पर सिंचाई कर सकते हैं। इस बात को भी नोट कर लो, पेपर में अगर पूछ दिया आप लोगों को कि सरफेस विधि की तुलना पर कितना % ज्यादा या कितना गुना ज्यादा हम लोग एरिया का सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का पॉइंट हम लोगों को क्या मिलेगा? 1.5 to 2 टाइम्स मोर एरिया can be irrigated
इरिगेटेड। अब एज कंपेयर टू सरफेस मेथड, ये आप लोग लिख लेना, मैं भी लिख दूं क्या, एज कंपेयर टू सरफेस मेथड। कहीं पर आप लोगों को कठिन लग रहा है क्या? ये कुछ भी कठिन नहीं है, पूरा सरल सरल बातें हैं। जो एक इमेज समझ ना, उस इमेज में पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर भैया 50 से 70% हमारा वाटर यूज इफिशियंसी है, 30 से 50% पानी बचता है। तो अगर उससे अगला क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास 1.5 से 2 गुना ज्यादा जगह पर हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये पानी जो है, ये क्या है, पानी जो है उसको हम लोग रेन ड्रॉप के रूप में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। रेन ड्रॉप के रूप में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट। तो रेन ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट करने, आप लोग बरसात के दिन में देखे होंगे कि बारिश आता है, ठीक है, साथ ही साथ अगर तेज हवा के झोंके आ जाते हैं, ठीक है, तो तेज हवा के झोंके के कारण क्या होता है, बारिश का पानी हमारे घर पर बरामदा पर घुसने लगता है। तो वो जब ज्यादा हवा की स्पीड होता है तब हमारे घर पर घुसता है वो। अगर हवा की स्पीड ज्यादा नहीं होता है तो जहां पर बारिश हो रही है, बारिश सीधा सीधा हो रहा होता है, ठीक है, आप लोग देखना सीधा सीधा। अगर हल्का हवा की स्पीड है तो बारिश थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन और ज्यादा हवा की स्पीड हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बदल जाएगा। मैं पानी कहीं दूसरे जगह पर डालना चाहूंगा और पानी कहीं दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो अगर हवा का स्पीड सिमिलर है, बढ़िया सा है, मध्यम हवा चल रहा है, तो ये जहां पर पानी गिरना चाहिए वहीं पर गिरेगा। अगर इधर से हवा के तेज झोंके आ रहे हैं तो मेरे को पानी डालना था इस जगह पर, अब ये पानी कहां पर आएगा, इस जगह पर। आ रहा है बात समझ में? मतलब हाई विंड वेलोसिटी पर, अधिक हवा के स्पीड पर हम लोग इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। एक ड्रॉबैक हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये बात का उठता है, हवा का स्पीड कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हवा का स्पीड कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं होना चाहिए तो बोल दिया, हवा का स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो अगर हवा का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, अगर हवा बढ़ रहा है कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, उस समय पर हम लोगों को स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हम लोगों को ड्रिफ्ट हजार देखने के लिए मिलता है। मतलब हम लोग पानी कहीं दूसरे जगह पर डालेंगे और वो पानी किसी दूसरे जगह पर पहुंच रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट नंबर का पॉइंट एक और मिल गया हम लोगों को। कौन सा पॉइंट मिला? ठीक है, when wind speed is more than 10 km per hour, it cannot be applicable. When a wind speed is more than 10 km per hour, wind speed is more than 10 km per hour, wind speed more than 10 किलोमीटर पर आवर, इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल। हम लोगों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से अधिक हवाई स्पीड होने पर हम लोग इस मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और याद रखना, अगर आप लोगों को विंड मिल से सवाल पूछता है, पवन चक्की, ठीक है, तो पवन चक्की आप लोग देखे होंगे, तो पवन चक्की जब चलता है तो कम हवा की स्पीड पर नहीं चलता है पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की को कम से कम घुमाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पर क्या होना चाहिए, हम लोगों को हवा का स्पीड होना चाहिए। वहां पर जाकर के विंड मिल से टैप करते हैं, वहां पर जाकर के हम लोग विंड मिल से टैप करते हैं। मतलब पवन चक्की को चलने के लिए कम से कम 8 से 10 किलोमीटर कम से कम उसको हवा की स्पीड की जरूरत पड़ेगा, तब उसका जो चक्के, उसका जो ब्लेड है वो क्या हो पाएंगे, घूम पाएंगे। और अगर वो ब्लेड उधर घूमने लगा है, विंड मिल काम करना शुरू करेगा, वैसे ही हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करने का काम करना बंद कर देगा। दोनों में यही क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। इसको ऐसे याद रखेंगे तो वहां पर भी एक क्वेश्चन बन गया हम लोगों का, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया। विंड मिल भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वो भी देखेंगे, विंड मिल के बारे में भी देखेंगे, पर अभी हम लोग ये देख रहे हैं, तो ये एक संबंध आया तो मैं आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर पर और क्या सवाल पूछ सकता है इससे, ये सवाल पूछेगा कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर किया जाता है। तो लिख लेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम यूज इन, मैक्सिमम यूज इन कहां पर यूज करते होंगे? अभी हमारे पास करंट में हरियाणा में हो गया है, एचआर में। कहां पर? एचआर में। अगर एचआर ऑप्शन में देखने के लिए मिला, नहीं मिला, हरियाणा अगर देखने के लिए नहीं मिला, तो क्या देखने के लिए मिलेगा? पंजाब मिलेगा। क्या मिलेगा? पंजाब मिलेगा, ठीक है, पंजाब, एचआर इन पंजाब फॉर वीट। क्या लगाते हैं वहां पर? वीट ही लगाते हैं,
या तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं लगाते हैं, और मैं आप लोगों को बताया कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का हम लोग कहां पर उपयोग करते हैं, मस्टर्ड में करते हैं। कहां पर, मस्टर्ड में करते हैं। तो या तो गेहूं में उपयोग करेंगे या तो फिर हम लोग मस्टर्ड में जाकर के उपयोग करेंगे। तो दोनों क्रॉप में स्प्रिंकलर इरिगेशन का सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है। तो क्या सर हम लोग गेहूं में कर सकते हैं इसका, तो धान में भी कर सकते हैं? धान में नहीं कर सकते ना, क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होता है, इसलिए हम लोग धान के खेत में इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसके क्रिटिकल स्टेज के बारे में बात करेंगे गेहूं के, तो 6 बार पानी देना होता है। कितने बार? 6 बार। और 6 बार पानी देंगे तो हम लोग पानी खेत में भर करके नहीं रखा जाता है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते हैं। 20-20 दिन के अंतराल पर हम लोगों को पानी देना पड़ता है। इसलिए गेहूं के खेत में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, और किसके खेत पर, वीट के खेत, सॉरी वीट हो गया और कौन सा, मस्टर्ड में, इन दोनों खेत पर उपयोग करते हैं भैया। ये दोनों खेत पर क्या कर लेंगे हम लोग, इसका उपयोग कर लेंगे। हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा नंबर का सवाल यहां से आप पूछेगा आप लोगों से, क्या सलाइन वाटर का यूज इस मेथड में कर सकते हैं? हमारा पानी अगर, यहां पर देखेंगे, हमारा पानी अगर सलाइन वाटर है, अगर उसका पीएच मान 7 से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या मैं स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा उपयोग कर पाऊंगा उसका? क्या मैं फर्टिलाइजर का उपयोग कर पाऊंगा इसके द्वारा? क्या फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते फर्टिलाइजर का उपयोग? बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर है भैया जिसको हम लोग लीफ पर ही देते हैं, ठीक है, फोलियर स्प्रे करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया। क्या हो गया, यूरिया। तो यूरिया का तो उपयोग कभी भी पिलेट्स के रूप में नहीं करना चाहिए। यूरिया का उपयोग हम लोग पिलेट्स के रूप में, दाने के रूप में देखते हैं, परंतु कभी भी उसका उपयोग पिलेट्स के रूप में नहीं करना चाहिए। यूरिया का उपयोग किया जाता है फोलियर स्प्रे के लिए। हम लोग यूरिया का बोरी लेकर के आएंगे, उसका पहले सॉल्यूशन बना लेंगे, घोल बना लेंगे, और घोल बनाने के बाद उसको उपयोग करना चाहिए कहां पर, हमारे प्लांट के ऊपर, स्प्रेयर में डाल करके हम लोग को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जनरली किसान क्या करते हैं, यूरिया को डायरेक्ट खेत पर अप्लाई कर देते हैं। तो यूरिया को अप्लाई इसमें हम लोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या खनिज मैं बोल सकता हूं, तो खनिज को तो हम लोगों को फोलियर स्प्रे के रूप में ही देना चाहिए। यहाँ पर तो फोलियज पर ही पड़ेगा पानी ना, और कहां पर पड़ेगा, फोलियज पर ही जाएगा। तो क्या मैं इरिगेशन वाटर के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता हूं? तो कुछ सीमाओं के साथ, कुछ सीमाओं के साथ फर्टिगेशन कैन बी पॉसिबल विथ स्प्रिंकलर इरिगेशन विथ सम स्पेशल काइंड ऑफ फर्टिलाइजर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सारे फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट का हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर के बारे में आप लोगों को पता है कि मेनली हमारे पास फर्टिलाइजर 3 प्रकार के होते हैं, एन, पी और क्या, के फर्टिलाइजर। तो ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इसको जो सीरियल क्रॉप होते हैं उसमें हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन, बार बार बराबर भागों में बांट करके करते हैं। लेकिन जितने सारे लेग्यूम क्रॉप होते हैं उसमें केवल हम लोग एक ही बार इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप के रूट पर क्या पाया जाता है, हमारे पास नोड्यूल पाया जाता है, और उन नोड्यूल के बनने के बाद उस खेत पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब लेग्यूम क्रॉप में ये क्या हो जाएगा, बेसल डोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसल डोज। और नाइट्रो, हमारे पास पोटास और फास्फोरस का क्या करना चाहिए, हमको बेसल डोज के रूप में ही देना चाहिए, मतलब जड़ के समीप ही हमको देना चाहिए, क्योंकि ये लेस मोबाइल होता है, ये चलनशील नहीं होता है, हमारे सॉइल पर जमा होते जाता है। फास्फोरस तो हमारे सॉइल पर जमा ही होता है ना, फिर इसको हम लोगों को घुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो आप लोग सुने होंगे, स्यूडोमोनास आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएसबी कल्चर बोलते हैं, फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास। या तो फिर हम लोग यूज करेंगे किसका, फंगस का भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैम फंगस बोलते हैं, वेसिकुलर माइक्रोराइजा फंगस हमारे पास आता है। फिर और बहुत सारी चीजें हमारे पास आते हैं जिसका उपयोग हम लोग फास्फोरस सल्फलाइजिंग करने के लिए करते हैं। मतलब ये भी बेसल डोज, ये भी क्या, बेसल डोज, पल्सेस भी, ये भी क्या, बेसल डोज हो जाएगा। तो बेसल डोज के रूप में हम लोग कैसे फर्टिगेशन पॉसिबल होगा, बेसल डोज में फर्टिगेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोगों को देना होगा उस समय पर, या तो फिर सीरियल की क्रॉप है, गेहूं की फसल है मान के चलिए, और आपको यूरिया डालना है, तो आप लोग यहाँ पर फर्टिगेशन पॉसिबल कर सकते हैं। पर ऑप्शन में जब ड्रिप इरिगेशन रहेगा तो ड्रिप इरिगेशन ही लगाना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में फर्टिगेशन में नहीं लगाना है, इसके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बाउंड्री देखने के लिए मिल रहा है ना हम लोगों को, और बहुत सारे जिसमें बाउंड्री देखने के लिए मिल रहा है, मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम क्लियर कट हमको दिखाई देना चाहिए, तब वो कहलाएगा हमारा इफिशिएंट मेथड। नेक्स्ट नंबर देखें, तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। ये मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। इसी मेथड को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा क्या, ड्रिप इरिगेशन मेथड। उसको भी देख लें,
ठीक है, हमारे पास समय है ज्यादा से ज्यादा इसमें 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, क्या हमारा माइंड अभी थोड़ा शार्प है आप लोगों का, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखेंगे ड्रिप, अब इसमें जो जो कमी मिला है ना, वो कमी हम उसको हमको भरपाई ड्रिप इरिगेशन करेगा। क्या करेगा? ड्रिप इरिगेशन करेगा। ड्रिप इरिगेशन, ये देखते हैं ये क्या होता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में हमको ये बात पता है कि जब पौधों के पास में, जड़ के पास में पानी को बूंद बूंद के रूप में देता है, ड्रॉप टू ड्रॉप दिया जाता है, तो वाटर इज अप्लाइड ड्रॉप टू ड्रॉप एट अ रूट जोन ऑफ क्रॉप, दैट्स कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप से मतलब यही है, ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप टू ड्रॉप। जैसे हम लोगों को जब बॉटल लगता है ग्लूकोज का, तो वहाँ पर ड्रीपर लगा रहता है, और वो ड्रीपर से क्या करते हैं हम लोग, पानी को, और जो हमारे पास ग्लूकोज जो भी केमिकल रहा होगा, उस केमिकल को क्या करते हैं, ड्रॉप टू ड्रॉप, ड्रॉप टू ड्रॉप, बूंद 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 वो नीचे आ रहा था, फिर हमारे नस में जाकर के वो आ रहा होता है, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। बस वैसे ही पौधों को क्या करेंगे, जड़ के पास में ड्रॉप टू ड्रॉप, बूंद बूंद के रूप में हमको पानी अब पहुंचाना है। तो इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग वाटर स्कैरिसिटी एरिया पर। कहां पर? वाटर स्कैरिसिटी एरिया। अब ये वाटर स्कैरिसिटी एरिया क्या होता है सर? ऐसे क्षेत्रफल जहां पर पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, कमी है। ठीक है, तो पानी की सर्वाधिक कमी है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन एक वरदान है। क्या? ड्रिप इरिगेशन एक वरदान है, पहले नंबर पर। दूसरा नंबर पर बात समझिएगा कि पानी की कमी है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वरदान है। और आप लोग देखेंगे जहां जहां पर भी पानी की कमी होता है, वहां सूखे का एक मुख्य समस्या होता है। सूखे का क्या होता है? एक मुख्य समस्या। और सूखे की एक मुख्य समस्या मतलब वहां के जो वाटर होंगे, वहां के जो वाटर होंगे वो सलाइन वाटर होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो वहां की जो सॉइल होगा वो कैसा रहेगा, सलाइन सॉइल होगा। जैसे कि मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा ना, ये अगर बेसिक आपका क्लियर है तो सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, घुमा घुमा के पूछेगा, घूम घूम के जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि वाटर स्कैरिसिटी एरिया के लिए क्या है, बेस्ट है, तो हमको वाटर स्कैरिसिटी एरिया में सीधा देखने को मिलता है राजस्थान। क्या दिखता है? राजस्थान। तो राजस्थान के मेनली सॉइल जो है सलाइन नेचर का है। क्या है? सलाइन नेचर का है। और सलाइन नेचर के सॉइल पर सिंचाई करने के लिए कौन सा विधि अच्छा होगा करके पूछेगा, ड्रिप इरिगेशन। अगर वो पूछा कि सलाइन वाटर, अगर हमारा वाटर ही सलाइन हो गया, तब सिंचाई करने के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, तब कौन सा मेथड अच्छा होगा, ड्रिप इरिगेशन है। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी दिया जाता है लाइफ सेविंग इरिगेशन। सिर्फ पौधा को उतना पानी दिया जाएगा जितने पानी से जिंदा रह सके। लेकिन अगर ये ध्यान से समझिएगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता करके समझता हूँ। ये हमारे पास एक पौधा, ठीक है, इस पौधा को पानी चाहिए था। अब मेरा जो ये कुआं का पानी है, ये जो कुआं था, इस कुएं के पानी में पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में नमक है, पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में नमक है। अब इस पानी का डायरेक्ट मैं फ्लड कर दिए खेतों पर, ठीक है, तो पानी या तो पर्कुलेट होकर के नीचे चला जाएगा, या तो सनलाइट के कारण इवापोरेट होकर के ऊपर चला जाएगा। बचेगा क्या? नमक बचेगा, साल्ट बचेगा, सोडियम बचेगा, कैल्शियम बचेगा। और वो सोडियम Na हमारे पास, और हमारे पास क्या, कैल्शियम। ये हमारे पास सोडियम हो गया, और ये क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम। ये सभी में प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। ये आयन के रूप में रहेंगे, और ये आयन के रूप में आकर के हमारे सॉइल के ऊपर में क्या हो जाएंगे, जमा होते जाएंगे। आप लोग देखें ना, हमारे ग्लास में पानी भर के रखते हैं, तो जितना सारा साल्ट होता है वो सारे के सारे साल्ट हमारे ग्लास में ही जम जाता है। अगर हम लोग 4 दिन 5 दिन तक रखेंगे तो ये अगर ये असल में क्षार नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, तो बार बार हम लोग उस पानी का उपयोग करेंगे, फ्लड करते जाएंगे, तो यहाँ पर एक परत जमते जाएगा, और हमारे सॉइल को पहले उसका पीएच मान 8 था मान के चलो, ये पीएच मान को और बढ़ाते जाएगा, 8.5, 9, 9.5, ऐसे 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 करते क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। मतलब इस मेथड का उपयोग मैं इस सॉइल पर नहीं कर सकता, फ्लडिंग मेथड का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पानी क्या है, सलाइन वाटर है। फ्लडिंग इरिगेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर पानी ही साल्ट हो गया तो अगर इसका उपयोग करता हूं मैं किसके ऊपर, स्प्रिंकलर के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, स्प्रिंकलर के फॉर्म में उपयोग किया, तो स्प्रिंकलर के फॉर्म में मैं उपयोग करूंगा, तो ये सारे के सारे साल्ट है, ये पौधे के ऊपर में आकर के जमा होंगे कि नहीं होंगे, पौधे के ऊपर में जमा हो जाएंगे, और इसके जो स्टोमेटा है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मतलब हमारे प्लांट से ऑस्मोसिस होने लगेगा फिर, ठीक है, पौधे का ही पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन आ जाएगा, ऑस्मोसिस आ जाएगा, बहुत सारे चीजों से हमारे पौधे को सामना करना पड़ेगा। मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का भी उपयोग हम लोग नहीं कर सकते वाटर स्कैरिसिटी एरिया में। तो कौन सा मेथड का उपयोग करें, तो हमारे पास मेथड आता है ये, अगर हमारे पास प्लांट है तो इस प्लांट के बाजू पर क्या करेंगे, एक पाइप लगा देंगे। एक हमारे पास पतला सा पाइप है, 1-1.5 सेंटीमीटर का पाइप लगा हुआ है, और इस पाइप में लगा देते हैं ड्रिपर। क्या लगा दिए, ड्रिपर।
और इस ड्रीपर से क्या करेंगे, पानी को बूंद बूंद के रूप में बाहर निकालेंगे। तो इस पौधे को उतना ही पानी मिल पाएगा ना जितना उसको जिंदा रहना है। तो केवल जड़ के पास पानी दे रहा हूँ, बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर मैं 10 लीटर पानी अप्लाई करता था, यहाँ पर मात्र में 0.5 लीटर पानी अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को रूट के पास में पानी देना है ना, बहुत कम मात्रा में। तो क्या मेरा सॉइल बर्बाद हो पाएगा? मेरा सॉइल बर्बाद नहीं हो पाएगा। जितना फ्लड इरिगेशन में हो रहा था उतना सॉइल हमारा बर्बाद नहीं होगा। मतलब कभी भी सलाइन वाटर होगा उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ड्रिप इरिगेशन होगा। क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन। सबसे ज्यादा बार आज तक यही सवाल पूछा गया है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कौन से सॉइल के लिए बेस्ट होता है? तो अंडुलेटिंग के लिए, सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट होता है। और ड्रिप इरिगेशन जो होता है किसके लिए बेस्ट होता है? सलाइन वाटर के लिए। अगर हमारा वाटर सलाइन है उस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है किसको? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। किसको? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। आ रहा है बात समझ में? चलिए इसका आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, फिर इसका फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगला हम लोग दूसरा अगला नंबर देखते हैं, इसका सिस्टम को समझते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? कुछ समय लगेगा, फिर क्या है कल से कुछ दूसरा पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमारे पास वाटर के सोर्स होना चाहिए। एकदम सिंपल बात है, कुछ नहीं है इसमें। यहां पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? वाटर के सोर्स होना चाहिए। तो ये हमारे पास वाटर के सोर्स आ गए, ठीक है। तो वाटर के सोर्स आ गए, तब इसमें पानी रहेगा। पानी रहेगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा। कौन सा मोटर लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिया। इसमें भी पंप लगाना पड़ेगा हम लोगों को। अब इसमें पंप अगर हम लोग लगाएंगे तो अगला नंबर पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर ये पाइप आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ करके हमारे पानी में अशुद्धि हो सकता है। मैं भी बताया पानी में क्या हो सकता है? बहुत सारे अशुद्धियां हो सकती है। और पानी में अगर अशुद्धियां बढ़ेगी तो पानी में अशुद्धियां बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? स्लीव लगाना पड़ेगा। सब प्राइमरी सिस्टम जो है वो ना, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अब ये स्लीव लगा दिए, पानी आगे बढ़ेगा, फिर से क्या लगाएंगे हम लोग? वाटर मीटर लगाएंगे। वाटर मीटर बोल दूं इसको मैं, ठीक है। वाटर मीटर लगाएंगे और पानी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को? प्रेशर गेज। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर गेज। ये मैंने इसको क्या बोल देता हूँ? पीजी बोल दूं अब मैं इसको, ठीक है। प्रेशर गेज बोल देता हूँ। ये इसमें प्रेशर को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सीसी। क्या करते हैं? पर सीसी बोलेंगे, पर सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर सीसी। याद रखना उसका जस्ट आधा कर देना है आप लोगों को। वहां पर 2.5 से 4.5 था, यहाँ पर 1.5 से 2.5 कर देना है, ठीक है। अब हमारा प्रारंभिक से यहाँ पर जो सिस्टम था वो सिस्टम क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया। अब आगे बढ़ेगा। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मेन पाइपलाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन पाइपलाइन। ये मेन पाइपलाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब इधर फर्दर मेरा खेत है जी। इधर क्या है? मेरा खेत है। अब इस खेत पर हमको जहां जहां पर फसल लगाए हुए हैं, जहां जहां पर फसल लगाए हैं, जितने रो पर फसल लगाए हुए हैं उतने रो पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? सहायक पाइपलाइन। क्या लगाना पड़ेगा? सहायक पाइपलाइन। तो मैं ये क्या करता हूँ? अलग कलर में बना देता हूँ सहायक पाइपलाइन को, तो व्हाइट कलर में बना देता हूँ, ठीक है। ये एक पतला पाइपलाइन है हमारे पास, बहुत पतला। अब इसका डायमीटर भी लिखेंगे। अब एक लाइन में क्रॉप लगाया, ये दूसरा लाइन का क्रॉप लगा हुआ है। यहाँ पर मैं तीसरा नंबर का लाइन का क्रॉप लगाता हूँ, ठीक है। ये मैं फ्री हैंड ड्राइंग बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बना लेना। इस सिस्टम को समझना ही तो है, नहीं तो मैं चाहता तो मैं और अच्छे से बना सकता हूँ इस एग्जाम्पल को, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं लगाया हुआ हूँ कोई क्रॉप, कोई क्रॉप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रॉप का पौधा मेरे से जल्दी बनता है वही क्रॉप उगाऊंगा मैं, ठीक है। ये क्या मेरे से जल्दी जल्दी बन जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास तो पर्याप्त समय है। तो ऐसी फसल जिसको दूर दूर में लगाया जाता है, याद रखेंगे, ऐसी फसल जिसको क्या किया जाता है? दूर दूर में लगाया जाता है या कतार में लगाया जाता है, उन्हीं फसल में यह एप्लीकेबल है। पास पास में लगाए जाने वाले फसल में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं गेहूं में इसको एप्लीकेबल करूंगा तो हर एक 20 सेंटीमीटर पर मेरे क्या करना पड़ेगा? एक
पाइपलाइन, सहायक पाइपलाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट तक पानी पहुंचाना होगा ना, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है। जिसमें दूर दूर में लगाया जाता है क्रॉप को, उसके लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। तो जैसे कि गार्डन वाला क्रॉप हो गया, आप लोग देखे होंगे कि आम हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग गन्ना पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने को भी 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगाया जाता है, पर्याप्त डिस्टेंस होता है। अभी तो गन्ने में फील्ड क्रॉप पर, गन्ना पर ही सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर रहे हैं हम लोग। बनाना में यूज कर सकते हैं, केला में यूज कर सकते हैं, पपाया में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे क्रॉप है ऐसी फसल जिसको दूर दूर पर लगाया जाता है। आप लोग अब डिस्टेंस को समझ लेना, कौन कौन सी फसल को दूर दूर में लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप जिसको दूर दूर में लगाया जाता है, अब इसको पानी की जरूरत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑन करेंगे। मोटर पानी ऊपर उठाएगा, मेन पाइपलाइन जितना पानी डालना था उतना पानी डाल दिए। अब यहाँ पर प्रेशर गेज को कम कर देना है, प्रेशर को क्या करना है, कम, क्योंकि अब पानी को ऊपर नहीं उठाना है। भाई मैं पाइप जो था गार्डन का, उसको मैं अब सामने से छोड़ता हूँ, तभी तो पानी पास में गिरता है, ठीक है। मतलब उसके मुंह को जितना बड़ा रखेंगे उतना वो पास में गिरेगा, मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर को मैं 1.5 से 2.5 पर रखा, मेन पाइपलाइन पर पानी आएगा, फिर कहाँ पर आ जाएगा, सहायक पाइपलाइन पर पानी आ जाएगा। और इसके जो सहायक पाइपलाइन होते हैं उसको कहते हैं लेटरल। क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं, याद रखेंगे। इसके जो सहायक पाइपलाइन है इसको मैं क्या कहता हूँ, लेटरल कहता हूँ। ये सहायक पाइपलाइन को क्या बोला हूँ मैं, लेटरल बोला हूँ। और इसी सहायक पाइपलाइन पर जहां जहां पर क्रॉप पाया जाता है वहां पर लगा रहता है ड्रीपर। क्या लगा रहता है, ड्रीपर। तो इसको मैं ड्रीपर बोल दूं, क्या बोल दूं, ड्रीपर बोल देता हूं। इसको मैं बोल दिया ड्रीपर, ठीक है। और इसी लेटरल को आपको लेटरल बोलेगा, या कभी कभी इमीटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इमीटर भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से पूछेगा तो आप लोग घबराना मत, क्या कह देगा वो, इमीटर भी कह देगा। इसका डायमीटर होता है 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर क्यूब का क्या रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा। बहुत पतला पाइप। ये जो आपको पेंसिल दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल के ही आपको मोटाई का आपको काले कलर का पाइप देखने के लिए मिलेगा, जो खेत पर पूरा बिछा करके रखते हैं। जितना लाइन क्रॉप लगा रहता है उतनी लाइन में हम लोग ये लेटरल को बिछा करके रखे रहते हैं। तो सहायक पाइपलाइन पर भी ये पानी आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा ये पानी, सहायक पाइपलाइन पर। ये सहायक पाइपलाइन पर हमारा ये पानी आ चुका, समझ लेंगे, ठीक है। तो इसी सहायक पाइपलाइन पर मैं क्या किया हूँ, ऐसे ड्रीपर लगा करके रखा हूँ। जहां जहां पर क्रॉप है, समझ लेंगे फसल लगा हुआ है, वहां पर एक एक छोटा छोटा छेद करेंगे। और जैसे हमारे नल पर वाल्व होता है ना, ठीक है, इसको ड्रीपर का मतलब आप लोग वाल्व समझो। क्या समझो, वाल्व समझे। तो ये ड्रीपर भी क्या करता है, वाल्व ही एक समझ लेना। अगर क्रॉप को ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट वाला क्रॉप है तो वाल्व को थोड़ा सा ज्यादा खोल के रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो वहां पर जल्दी जल्दी पानी बूंद बूंद के रूप में गिरने लगेगा। अगर मेरे को थोड़ा सा कम पानी चाहिए, ठीक है, तो वाल्व को क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा बंद कर देंगे, ताकि वहां से थोड़ा और कम पानी आए। जैसे कि आपका वॉश बेसिन होता है, वहां पर हमारे पास वाल्व लगा रहता है। जिस समय हमको मुंह धोना होता है, वाल्व को पूरा खोल देते हैं, जल्दी जल्दी पानी आने लगता है। लेकिन जिस समय हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं, उस समय पर नल को क्या करते हैं हम लोग, आधा खोल करके रखते हैं, ताकि पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ आते रहे, ज्यादा पानी बर्बाद भी ना हो। बस वैसे ही अगर ये क्रॉप ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाला होगा, वाल्व को ज्यादा खोल देंगे। अगर एक क्रॉप जो है वो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाला होगा, तो वाल्व को कम खोल देंगे। आ रहा है बात समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग ड्रीपर। क्या कहते हैं, ड्रीपर। तो ये पानी ड्रीपर के पास जाएगा और ड्रीपर से ये पानी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो रूट जोन के पास पानी क्या हो जाएगा, फिर पहुंच जाएगा। ये पानी यहाँ पर ऐसे पहुंचते जाएगा, ये पानी यहाँ पर ऐसे पहुंचते जाएगा। बस कहानी खत्म। ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या कहला है वो, ड्रिप इरिगेशन। पहले हम लोग ऊपर में पानी दे रहे थे, अब कहाँ पर दे रहे हैं, नीचे पर। वह पहले हम लोग वर्षा की बूंद के रूप में दे रहे थे, अब ड्रॉप टू ड्रॉप के रूप में हम लोग पहुंचा रहे हैं। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं मेनली। चलो, थक तो नहीं गए हो ना, नहीं थके हो ना? देखो थकोगे तो बता देना। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? चलो, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप को ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिकल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं, ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। आप लोगों को पता है इस मेथड का डेवलपमेंट कहां से हुआ है? इजराइल से। किसने किया है? सिमचा ब्लेस ने। कब किया है?
चलो लिख लेंगे। ड्रीप मेथड, ये बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ड्रीप मेथड इज डेवलप बाय सिमचा ब्लेस इन इजराइल एट 1959, 1959 में डेवलपमेंट किया और उसके बाद अपना पेटेंट करा लिया 1964 में, ठीक है, अपने नाम से, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को बेचा फिर, ठीक, 1959 में इसका डेवलपमेंट कर चुका था वो। तो प्रारंभिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि किसने डेवलपमेंट किया, कब डेवलपमेंट किया, कहां से डेवलपमेंट किया, तो ये प्रारंभिक बातें आप लोगों को कम से कम आना चाहिए। यही सब चीजें तो है, अब उसमें क्या पूछ देगा बताओ ना, ठीक है, मेथड है तो उसी मेथड से ही तो सवाल पूछेगा। अब वो टॉपिक ही सरल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब उसे कुछ कठिन थोड़ी बना दूं उसको मैं। आप लोग सोचोगे कि सरल सरल बता रहे हैं सर, ठीक है, कठिन तो बता ही नहीं रहे, तो कठिन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, वो है ही सरल तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो चाहो तो मैं भी कठिन करके बता देता हूँ, मेरे क्या है, मैं कठिन कर देता हूँ, आपको लगेगा कठिन कठिन चीज बताते हैं, ऐसा नहीं है, सरल चीजें और ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उससे ज्यादा सवाल बिल्कुल भी कभी भी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को। 2 क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला है, यहाँ पर प्रेशर, क्या देखने के लिए मिला है, प्रेशर, बाकी सब तो सिमिलर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर। सिस्टम से समझते जाइए ना, याद करने की टेक्निक को समझिए, कहां से याद करना है। प्रेशर कितना था 1.5 सॉरी 1.5 ही ना, 1.5 टू 2.5 kg पर सीसी, यही था, क्या था, पर सीसी यही था। दूसरा नंबर का डिफरेंस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला, हम लोगों को मेन पाइपलाइन का डायमीटर, व्यास, ठीक है, डायमीटर ऑफ मेन पाइप लाइन। तो मेन पाइप लाइन का डायमीटर इसमें भी कितना रहेगा, 5 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहेगा। सिमिलर पाइप रहेगा मेन पाइप लाइन तो, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। ये मेन क्वेश्चन है हमारे लिए, डायमीटर ऑफ लेटरल डायमीटर ऑफ लेटरल, जो हमारे पास सहायक पाइपलाइन था, जिसको मैं इमीटर बोला या लेटरल बोला, ठीक है, या सहायक पाइपलाइन भी बोल सकता हूं मैं, सब पाइपलाइन भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहेगा। हो गया, हमारा सिस्टम तो खत्म हो गया यहीं पर। इसके बाद सिस्टम में तो कुछ लगा ही नहीं है, ड्रिपर लगा हुआ है, तो ड्रिपर क्या करता है, वाटर को डिस्चार्ज करता है। तो चलो लिख लेते हैं, डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर, डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर, कितना डिस्चार्ज होता होगा एक ड्रिपर से, हाँ लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 8 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 8-10 लीटर निकालेगा, वो बूंद बूंद निकालेगा ना भाई, ठीक है, तो 1 घंटा लगेगा 1 से लेकर के 8 लीटर पानी निकालने में। मैं बोला ना, उसको हम लोग कंट्रोल, ये हमारे ऊपर है, हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिस्चार्ज रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो मेनली सवाल नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, उसको मतलब अगले पेज नंबर, अगले नंबर के पेज से रहेगा। अब अगले नंबर के पेज में क्या पूछा जा रहा है, इट इज सुटेबल फॉर वाटर स्कैरिसिटी एरिया, क्या लिखेंगे, इट इज सुटेबल फॉर वाटर स्कैरिसिटी एरिया, इट इज suitable for water scarcity area and large space
growing crop and a large spring growing crop, मतलब दूर दूर लगाए जाने वाले फसल के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पानी की जहां पर कमी होता है वहां के लिए क्या है सबसे अच्छा है। याद रखना, पास पास लगाए जाने वाले फसल में हम लोग ड्रिप इरिगेशन का एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, पास पास वाले में एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल दूर दूर वाले क्रॉप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला नंबर का पॉइंट मिल गया, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ सलाइन वाटर, इट इज suitable with saline water एप्लीकेशन। सलाइन वाटर के एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए क्या है ये सुटेबल, अभी हम लोग देखे थे ना, सलाइन वाटर के एप्लीकेशन हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। तो वाटर अंडुलेटिंग, सॉरी हमारा सॉइल अंडुलेटिंग होगा, सैंडी होगा, उस टाइम पर किसका, स्प्रिंकलर का। हमारा वाटर अगर क्या हो गया, सलाइन हो गया, तो किसका, ड्रिप इरिगेशन का। किसका, ड्रिप इरिगेशन का। अगला नंबर का सवाल लिखेंगे वाटर सेविंग, इसमें तो वाटर ज्यादा सेव होगा। वाटर सेविंग, वहां पर 30 to 70 हो रहा था या 30 to 50 हो रहा था, यहां पर क्या लिखेंगे 50 to 70%, ज्यादा पानी बचाएगा, क्योंकि यहां पर वो जो इवोपरेटिव लॉस हो रहा था वो लॉसेस इसमें नहीं होगा, सीधा जड़ के पास पानी पहुंचा रहे हैं हम लोग। अब जड़ के पास पानी पहुंचाएंगे, सीधा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर इसमें भी तो कन्वेंशनल लॉसेस होगा, पाइप तो बीच बीच में जोड़ेंगे ही ना, ठीक है। तो इसका वाटर यूज इफिशियंसी लिख लेंगे, वाटर यूज इफिशियंसी। सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी इसी मेथड का है 95%, वाटर यूज इफिशियंसी 95%, सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को वाटर यूज इफिशियंसी 95%। पर ऐसे इसके मेरे को आप ये बताइए, ये इज लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन ना, सबसे लेटेस्ट मेथड है ये इरिगेशन करने के लिए फील्ड क्रॉप में। और बहुत सारी मेथड है, पर हम लोग उसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, छोटा छोटा, जैसे कि जेट मेथड हो गया। तो जेट मेथड का उपयोग हम लोग केवल कहाँ पर, ग्रीन हाउसेस पर कर सकते हैं, या जो भी हम लोग ड्रोन मेथड है उसका उपयोग हम लोग ग्रीन हाउस पर ही कर सकते हैं। अब मेरे को पूरा फील्ड पर लार्ज एरिया स्केल पर इस्तेमाल करना है, मेरे को 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर पर, तो मैं जेट नहीं लगा पाऊंगा, ना तो मैं ड्रोन से इरिगेशन कर पाऊंगा। तो उस समय पर हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड का। इसलिए इसी मेथड को आपको बोलना है लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोलना है, लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। खत्म हो गई कहानी। और क्या सवाल पूछेगा इससे, और क्या लगता है आप लोगों को सवाल पूछता है, कहां से सवाल पूछेगा, हाँ कहाँ ज्यादा उपयोग होता है, चलो लिखो फिर। इट इज मैक्सिमम यूज इन, इट इज मैक्सिमम यूज इन MH महाराष्ट्र, इट इज मैक्सिमम यूज इन महाराष्ट्र फॉर, अब किसके सिंचाई के लिए ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है, बनाना, फॉर बनाना लिख लो, किसके फील्ड में करते हैं हम लोग यूज, बनाना में, ठीक है, बनाना के फील्ड में यूज करते हैं। और किसके फील्ड में यूज करेंगे, शुगर केन में यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन में सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रिप इरिगेशन फील्ड क्रॉप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पूरा एक साल का फसल होता है शुगर केन, इसलिए शुगर केन की क्रॉप पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में 30 से 40% जो हमारे पास क्या बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन है, उसका यूज हम लोग शुगर केन पर ही करते हैं। और आपको पता है कि बनाना का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास महाराष्ट्र में ही होता है, ठीक है। भूसावल जो एरिया है वहां पर, भूसावल के एरिया पर बनाना के फील्ड पर इरिगेशन करने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पर, गेहूं की खेत, सरसों के खेत में ऊपर पर, और नीचे में हमारे पास गन्ने की खेत पर और बनाना की खेत पर कौन सा, ड्रिप इरिगेशन मेथड। और बाकी एक्सेप्ट जो कंट्री है हमारे पास वहां पर पूरा फ्लड इरिगेशन। कौन सा, फ्लड इरिगेशन। और अगर हमारे पास बचता है कौन सा, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, यही बचा। तो सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन दो जगह पर, एप्पल के गार्डन में और कोकोनट के गार्डन में।
खत्म हो गया कहानी। अब वो पूछेगा कौन से मेथड का यूज नहीं करते, एक और मेथड होता है आपके सिलेबस में है, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन। क्या लिखा है? लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? पानी को ऊपर उठाना है और ऊपर उठाने के बाद हमको सिंचाई पर उपयोग करना है। तो पानी को ऊपर उठाने के लिए जब हम लोग कन्वेंशनल मेथड का यूज करते हैं, अभी कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, मतलब पुराने एशियंट मेथड बोल सकता हूँ मैं, पुराने विधि का। बाहुबली पिक्चर देखे हो, ठीक है, तो बाहुबली पिक्चर में ऐसे हम लोग पानी को ऊपर उठा रहे थे, चला रहे थे, ढेकली वेकली चला रहे थे, ठीक है, वो ऐसे हमारे पास कुआं था, कुआं से हम लोग पानी को ऊपर उठा रहे थे, वो क्या है? कन्वेंशनल मेथड कहते हैं उसको हम लोग, या हम लोग पुरानी विधि भी कह सकते हैं। तो क्या आज भी हम लोग ऐसे ढेकली का उपयोग करते हैं क्या पानी ऊपर उठाने के लिए? ढेकली वगैरह का उपयोग हम लोग, या टेढ़ा बारी बोलते हैं ना हम लोग, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं सिंचाई करने के लिए। तो जनरली वो लिफ्ट इरिगेशन ही है जिसका उपयोग आज तक हम आज के डेट पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो पुराने के जमाने पर हम लोग करते हैं। फिर उसके बारे में भी देखेंगे कौन कौन सा मेथड है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है, कितना कितना किसका एफिशिएंसी होता है, आज हम लोग उसका उपयोग करना क्यों बंद कर दिए। अब आजकल मानव शक्ति क्या हो गया है? महंगा हो गया है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या हो गया है? सस्ता हो गया है। अब ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसलिए इन सब मेथड का यूज किया जाता है और बाकी सारे मेथड का यूज नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे, लिफ्ट इरिगेशन आर नॉट एप्लीकेबल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, मेनली असल में क्या है, व्यापन बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है, या उसी पैटर्न में सवाल पूछता है, तो उस क्वेश्चन के पैटर्न पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।